सुने। अदा को जाता देख आर्यन जल्दी से इसके सामने खड़ा होता है, इसका रास्ता रोके नरम मासूमाना लहजे में बोलता है। आर्यन की नजरें मुसलसल पीछे खड़ी अमाया पर थीं, जो अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर बांधे आर्यन की जानिब भी देख रही थी। बोले। अदा आर्यन के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछती है। इसकी नज़रें भी बार बार अपने कमरे की जानिब उठ रही थीं। वो भी जल्द से जल्द अपने कमरे में अब्बास के पास जाना चाहती थी, लेकिन अब आर्यन इसे रोक चुका था। इसलिए ना चाहते हुए भी वो आर्यन की तरफ मुतवज्जा होती है। थोड़ी देर रुक जाए यहाँ। क्यों? आर्यन कहता है कि फ़ौरन से छोटी छोटी आंखें किए अदा पूछती है। वो मुझे गुस्से में घूर रही है। आर्यन का लहजा वाकई में हद से ज़्यादा मासूमाना था। वो वाकई अमाया के इस तरह देखने पर थोड़ा थोड़ा सा डर रहा था। डर इसे इस बात का नहीं था कि वो इसे गुस्से में कुछ करेगी या मारेगी। डर इसे इस बात का था कि कहीं गुस्से में वो कुछ ऐसा ना बोल दे जो आर्यन बर्दाश्त ना कर पाए, क्योंकि अमाया के हाथों से ज़्यादा जो ज़बान तेज चलती है वो सीधा आर्यन के दिल पर वार करती है, और जिससे आर्यन की बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। तो वो बीवी किसकी है वो? अदा सरसरी सी नज़र गर्दन मोड़े अमाया पर डालते हुए पूछती है। जाहिर है मेरी है, मेरी इकलौती वारिस है ये। आर्यन फौरन से बेशतर जवाब देता है। तो फिर भुगते इसके गुस्से को भी। अदा गहरी सांस लिए बोलती है और आर्यन के कंधे पर हाथ रखे बिना रुके अपनी फ्रॉक दोबारा दोनों हाथों में पकड़े सीढ़ियों से ऊपर भरने लगती है। भुगत ही तो रहा हूँ। अदा को जाता देख आर्यन गहरी सांस भरता अपनी आंखें बंद किए बोलता है। आर्यन जैसे ही बोलकर अपनी आंखें खोलता है, अपने सामने बिल्कुल सामने खड़े अमाया को पाता है, जो इससे 2 कदम के फासले पर खड़ी हुई थी। अचानक से अमाया को अपने इतने करीब देख आर्यन झटका खाए पीछे की जानिब कदम उठाता है कि इसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। आर्यन सीढ़ियों की तरफ गिरता इससे पहले ही अमाया इसकी कमर पर हाथ रख के आर्यन को अपनी जानिब खींच चुकी थी। ध्यान से शाहजी, अभी से गिरकर टूट गए तो मैं अपने बच्चों को क्या बताऊंगी कि इनका बाप इनकी माँ को देखकर इस तरह डर जाता है कि डरते डरते वो अपना ही नुकसान कर गया। दूसरा हाथ भी आर्यन की कमर पर रखे इसे अपने मज़ीद करीब करते सीधा खड़ा करते बोलती है। तुम जो हरकतें कर रही हो ना, इनके बाद मैं अपने बच्चों को कुछ बताने लायक नहीं बचाऊंगा। डरा तो तुम ऐसे रही हो जैसे सचमुच की चुड़ैल हो तुम। हो गई गलती, अब बस ठीक है ना? अब क्या मेरी जान लेकर मानोगी? आर्यन भी एक हाथ अमाया की कमर पर रखे इसकी आंखों में देखते हुए बोलता है। अभी तक तो ना मैंने ऐसा कुछ किया है, और ना ही मैंने ऐसा कुछ कहा है जिससे मैं आपकी जान ले सकूं, या या मैं आपकी जान पर हमला कर सकूं। अलबत्ता अपने अलबत्ता पर ब्रेक मारो, कुछ मत बोलो, बस ठीक हो जाओ। गुस्सा मत करो, मेरे लड़ाई करने का बिल्कुल इरादा नहीं है तुमसे। प्लीज़ मान जाओ। काम नहीं होता तो आ जाता ना, फ़ोन भी कर देता मैं। काम था तो फ़ोन नहीं किया था मैंने। अमाया कुछ बोलती इससे पहले ही आर्यन अपने दूसरे हाथ की शहादत की उंगली अमाया के लबों पर रखे इसकी बात को भी ख़त्म किए खुद बोलना शुरू हो जाता है। जैसे अमाया मुकम्मल होने तक खामोशी से सुन रही थी। अच्छा ठीक है, मान जाती हूँ। अगर आप मुझसे वादा करते हैं कि दोबारा मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, दोबारा कभी भी, अगर थोड़ी सी देर के लिए मुझसे दूर हो जाएंगे ना, क्या आप ठीक हैं या नहीं? यहाँ से आई थिंक कुछ मिसिंग है। यहाँ मैं सोच सोच कर आपके बारे में हलकान हो गई। 3 दिन के अंदर मेरा 5 किलो वज़न गिर गया है, और आप वहाँ बड़े मज़े में थे। आर्यन के सीने पर दोनों हाथ से थप्पड़ मारती हुई इसे पीछे की तरफ करते अमाया इसकी आंखों में देखते हुए गुस्से में बोलती है। तुम्हें किसने कहा कि मैं वहाँ मज़े में था? मैं वहाँ काम कर रहा था।
काम करने गया था, मज़े करने नहीं। और जब तक तुम्हारा वो बाप वहाँ मौजूद था ना, मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। आर्यन अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रखे हल्का हल्का सा मसलते हुए गहरी सांस लेते बोलता है, तो मतलब आप कुछ करना चाहते थे? क्या करना चाहते थे? ज़रा बताना पसंद करेंगे मुझे? आर्यन के बोलने के फौरन बाद अमाया अपने लब दबाए पूछती है। बहुत कुछ, आर्यन कहते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ता है। जग में से ग्लास में पानी डालता वो वहीं कुर्सी खींचे बैठते हुए पानी पीने लगता है। जैसा कि क्या? आर्यन की जानिब कदम बढ़ाए अमाया आहिस्ता से पूछती है। जैसा कि एडिनबर्ग की पार्टियों में जाना चाहता था, वहाँ की खूबसूरत हसीनाओं के साथ ड्रिंक करना चाहता था, एडिनबर्ग की सड़कों पर अपनी बाइक राइडिंग करना चाहता था, और भी बहुत कुछ करना चाहता था, पर अफसोस कुछ कर नहीं पाया मैं। आर्यन पानी का गिलास एक ही सांस में पीते हुए आखिरी घूंट हलक से उतारते हुए अमाया के चेहरे पर गुस्से के तासुरात को देखते हुए मज़े लेते कहता है। आर्यन अब इसे जानबूझकर गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, तो इसलिए आपका मुझे तलाक देने का इरादा बना था, ताकि आप मुझे छोड़कर ये सारी अय्याशियाँ कर सकें। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब तो आपकी आरज़ुओं पर पानी फिर गया है। मैं तो आपको नहीं छोड़ रही, और आपको छोड़ने भी नहीं दूंगी। फिर आप क्या करेंगे? अब अपनी अय्याशियाँ कैसे मुकम्मल करेंगे? अमाया दोनों हाथ सीने पर बांधे अपने गुस्से को ज़ब्त करने के लिए ज़बरदस्ती का मुस्कुराते हुए आर्यन की जानिब कुछ कदम बढ़ाए इसकी आंखों में आंखें डाले बोलती है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था कि मैं तो तुम्हें सचमुच में छोड़ने वाला हूँ। तो मैं तुम्हारे साथ वापस कश्मीर क्यों आया, जबकि मुझे तो इंडिया चले जाना था ना। चलो खैर, कोई नहीं, नाश्ता करके चला जाऊँगा, भूख लग रही है ना। नाश्ता कर लूँ पहले, फिर यहाँ से चला जाऊँगा। तुम्हारे और मेरे रास्ते हमेशा के लिए अलग अलग हो जाएंगे। फिर जो तुम्हारे दिल में तुम वो करना, जो मेरे दिल में आएगा मैं वो करूँगा। एडिनबर्ग में अपनी अय्याशियाँ तो मुकम्मल नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, इंडिया जाकर कर लूँगा। इंडिया भी कम नहीं है, वहाँ भी बहुत खूबसूरती है। आर्यन अमाया के चेहरे के बदलते तासुरात को देखते हुए मज़ा लेते हुए एक बार फिर से बोला। इसे इसने नज़र आ रहा था कि अमाया को इसकी बातों से गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर भी आर्यन अपनी बातों से इसे मज़ीद गुस्सा चढ़ाने की पूरी कोशिश करता रहता है। बेहतर है अपना मुंह बंद कर ले, मेरे अंदर का सब्र जवाब दे रहा है इस वक्त। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, और रिश्ते में भी। मैं आपके साथ कुछ नहीं करना चाहती, इसलिए मैं अभी तक चुप हूँ, वरना मैंने ये जो 3 दिन गुजारे हैं ना, इसमें मुझे जितना गुस्सा आप पर आया हुआ है, मैं आपका कत्ल करने से भी नहीं रुकूंगी। खामोशी इख्तियार कर लें इससे पहले कि मैं आपके साथ वाकई कुछ कर जाऊं। अमाया आर्यन के बिल्कुल सामने 3-4 कदमों के फासले पर खड़ी होती गुस्से में शहादत की उंगली उठाए से वार्न करते हुए बोलती है। तुम्हें लगता है तुम मेरे साथ कुछ कर सकती हो? तो हम कुछ नहीं कर सक तुम कुछ नहीं कर सकती बेगम साहिबा, सिवाय मुझ पर गुस्सा करने के। और अभी हमारा वैसे भी तलाक होना बाकी है, तो कोई जवाब नहीं बनता कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ या मुझे कुछ बोलो। आर्यन अपने और अमाया के दरमियान के फासलों को ख़त्म करता बिल्कुल इसके सामने खड़ा होता, हल्का सा सर झुकाए इसकी आंखों में देखते हुए बोला। शाह, क्यों गुस्सा दिला रहे हैं? अमाया की आंखों में अब गुस्से के बजाय नमी भरने लगी थी। वो गुस्से में बोल रही थी, लेकिन आंखों की नमी मज़ीद तेज़ी से बढ़ने लगती है। ठीक है, जाना है ना आपको, चले जाएं। नहीं आना वापस। तलाक देनी है, दे दें। छोड़ना है हमेशा के लिए, छोड़ दें। जो दिल में आए वो करें। नहीं बुलाऊंगी मैं अब आपको, नहीं करूंगी आपसे बात, नहीं तंग करूंगी, और ना ही गुस्सा करूंगी। कुछ नहीं करूंगी मैं। नाश्ता करने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, चले जाएं आप।
آپ کے لیے ویسے بھی ہمیشہ مجھ سے زیادہ ضروری تو پیسے ہی ہیں۔ ابھی بھی آپ کو پیسوں کا لالچ ہے، ٹھیک ہے، چلے جائیں۔ میں ہی پاگل ہوں جو آپ کا انتظار کر رہی تھی، اور ایک آپ تھے جو وہاں خوبصورت حسیناؤں کے ساتھ گھومنے کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے۔ امایا کہتے کہتے رکتی ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے اس کی گالوں پر بہنا شروع ہو گئے تھے۔ اپنے گالوں سے آنسوؤں کو صاف کرتی امایا ایک بار پھر غصے میں بولنے لگتی ہے، جس پر آریان خاموشی سے بس اسے سنے جاتا ہے، نہ اسے روکتا ہے نہ ٹوکتا ہے، بس خاموشی سے غصے میں کہے ایک ایک لفظ کو سن رہا ہوتا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آپ کہیں کسی پریشانی میں نہ ہو، کفیر بابا نے آپ کے ساتھ کہیں کچھ غلط نہ کر دیا ہو۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ اگر آپ نے نہیں لوٹنا تھا، آپ مجھے فون کر دیتے۔ سوری، فون کرنے کا تو ٹائم ہی نہیں تھا نا آپ کے پاس۔ آپ بہت مصروف تھے پیسوں کو چرانے میں، پیسے حاصل کرنے میں۔ آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ ہاں، وہ بھی پیسوں کے پیچھے بھاگ کر رشتے چھوڑ دیتے تھے، اور آپ بھی وہی کرتے ہیں۔ اگر رشتہ نبھا نہیں سکتے تو بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے پیسہ ہی ضروری ہوتا ہے نا؟ پھاڑ میں جائیں آپ، نہیں چاہیے مجھے بھی۔ اپنے پیسے بھی اپنے پاس رکھیں اور خود بھی چلے جائیں یہاں سے۔ امایا غصے میں بولتی ہوئی آریان کو خود سے دور کرتی واپس سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ وہ پلٹتی ہی ہے کہ آریان اسے بازو سے پکڑتا جھٹکے سے کھینچتے ہوئے واپس اپنی طرف رخ موڑ دیتا ہے۔ تم پھر مجھے اس آدمی سے ملا رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ مجھے اس آدمی سے کتنی نفرت ہے، اور ایک بار پہلے بھی تم اسی غلطی کی وجہ سے بہت کچھ سن چکی تھی۔ آج پھر تم اس کے وجود سے مجھے ملا رہی ہو۔ ان سے تو نفرت ہے آپ کو، کیا خود سے نفرت نہیں ہوتی؟ آپ ہی مجھے بتائیں، کیا آپ میں اور ان میں کوئی فرق ہے؟ جس طرح انہوں نے مجھے اپنے پیسے کے لیے چھوڑا، آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے؟ کہتے ہوئے امایا کا دل پھٹنے کی کگار پر آ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آنسو تیزی سے بہتے ہوئے اس کی گالوں پر آ رہے تھے، جنہیں وہ اپنا سر جھکائے صاف کرتی ہے۔ میں تمہیں پیسوں کی خاطر نہیں چھوڑ رہا، اور ایسا کر بھی نہیں سکتا۔ میرے لیے پیسہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ میری پہلی محبت عشق ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں موجود رشتوں کی قدر نہیں۔ تمہارا مقام کیا ہے میری زندگی میں، یہ تم بھی جانتی ہو۔ میرا کوئی مقام نہیں ہے آپ کی زندگی میں، یہ میں جانتی ہوں۔ جو آدمی میرے منہ پر کھڑا ہو کر مجھے باہر چھوڑنے کی باتیں کرے، اس کی زندگی میں میرا مقام کیا ہو سکتا ہے، آپ ہی بتائیں۔ نم آنکھوں سے سوالیہ نظروں کے ساتھ آریان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، امایا، ایسا نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو۔ میں نے کبھی تم پر پیسوں کو ترجیح نہیں دی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، آپ نے جانا ہے نا، آپ چلے جائیں، اور ایک احسان کریے گا کہ لوٹ کر پھر کبھی واپس مت آنا۔ امایا کہتے ہوئے غصے میں آریان سے اپنے ہاتھ چھڑواتی اس سے دور ہوتی دو ٹوک انداز میں بولتی حویلی سے باہر نکل جاتی ہے۔ امایا کے جانے کے بعد آریان اسی جگہ کھڑا اپنی آنکھیں بند کیے گہری سانس لیتا، اپنے ہاتھ بالوں میں پھیرتا غصے والے انداز میں پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھتا ہے جہاں سے امایا جا چکی تھی۔ آریان امایا کے پیچھے جاتا حویلی سے باہر نکلنے کے لیے قدم بڑھا ہی رہا تھا کہ اتنے میں اس کے کوٹ کی جیب میں بڑا فون بجنے لگتا ہے، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک جاتا ہے۔ کوٹ سے فون نکالے اسکرین کی جانب دیکھتا ہی ہے کہ آریان فوراً سے فون کان سے لگا جاتا ہے، کیونکہ فون کوئی اور نہیں، عارش کا کر رہا تھا، جو پچھلے 17 منٹ سے 28ویں بار کال کر رہا تھا اسے۔ ہیلو، آریان فون کان سے لگائے بولا، کدھر ہے؟ عارش بھی تجسس والے انداز میں پوچھتا ہے، تمہاری بہن ناراض ہو گئی، اسے منانے جا رہا تھا۔ اتنے میں تم بیچ میں ٹپک پڑے، جلدی بولو فون کیوں کیا ہے، اس سے پہلے کہ امایا کا پارا اور چڑھ جائے، اسے پہلے منا لوں گا میں۔
कहते हुए छोटे छोटे कदम बढ़ाए हवेली की तरफ, हवेली के बाहर की तरफ बढ़ने लगता है। दरवाजे में खड़ा होता एक नज़र बाहर की जानिब दौड़ाता है, जहाँ अमाया का वजूद इसकी नज़रों में नहीं आ रहा था अब। अमाया को लेकर हवेली पहुंच जाए, मुझे बहुत ज़रूरी काम है दोनों से, जल्दी पहुँचें। आरिश अपनी हवेली में नंगे पैर हॉल में टहलते हुए बोला, मैं तो पहले ही हवेली में हूँ, और कौन सी हवेली में पहुँचूँ? और तुम्हारी बहन नहीं आएगी मेरे साथ। जितना वो मुझसे गुस्सा होकर गई है ना, मुझे नहीं लगता कि वो मेरी शक्ल भी देखेगी अब। इसे मनाने में पूरा दिन लगेगा, फिर जाकर शायद मान जाए, इसलिए मेरा आना कैंसल। तुम खुद आ जाओ यहाँ। अरे भाई, मेरी हवेली आना है, और मैं खान बाबा वाली हवेली में अभी नहीं आ सकता, वहाँ पर माला है। अभी मैं इसके सामने ऐसे आ गया तो मेरा भी हाल वही होगा जो इस वक्त आपका चल रहा है। इसलिए प्लानिंग के साथ इसके सामने जाना चाहता हूँ, ताकि मेरे जाने के बाद वो मुझे मारे या डांटे नहीं। समझा करें ना। अब तो बीवी बीवी वाले हैं आप ही, मेरी कैफियत भी समझ जाएं। आ जाए ना गुड़िया को लेकर यहाँ। इसे कहना कि मैंने बुलाया है, आ जाएगी। और खाने को भी बोल देना वो भी आए। आरिश कहते हुए एक जगह रुके अपनी हवेली में नजरें दौड़ाते हुए नरम लहजे में कहता है, अगर तुम बोलो तो मैं मस्जिद में ऐलान न करवा दूँ कि तुमने सबको एक एक करके अपनी हवेली में बुलाया है, और तुम्हें हवेली दी किसने? शक्ल से तो तुम गरीब लगते हो। आरिश की बात पर आर्यन चिढ़े हुए लहजे में बोला, मुझ पर चढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो गलती खुद ने की है ना, इसे खुद ही सुधारना पड़ेगा। मैंने जो कहना था कह दिया। अब पहुँचे इससे पहले कि मैं गुड़िया को ये भी बता दूँ कि मुझे कश्मीर से एडिनबर्ग पहुँचाने वाले आप हैं। ये आपका आइडिया था कि मैं मरकर वहाँ आऊँगा। अगर मैंने इसे ये बता दिया ना, फिर तो आप गए साले। नो गाली जीजा जी, वरना मुश्किलात आपके लिए और भी बढ़ सकती हैं। जल्दी से आ जाए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आरिश अपनी बात मुकम्मल करते ही फ़ोन बंद कर देता है, और जैसे ही फ़ोन बंद होता है, आर्यन स्क्रीन की जानिब देखते हुए गुस्से में अपने दांत भींचने लगता है, और एक गहरी सांस लेते हुए हवेली से बाहर निकल जाता है, पैदल ही अमाया के पीछे जाने के लिए। अदा को कमरे में वापस आए 10 मिनट गुजर चुके थे। जब से वो कमरे में आई थी तब से इसकी नज़रें अब्बास पर थीं, जबकि अब्बास ने एक नज़र उठाकर भी अदा को नहीं देखा था। वो सोफे पर बैठा हुआ लैपटॉप पर इस्लामाबाद की कंपनी की प्रोजेक्ट वाली फाइल्स देख रहा था। वो फाइल्स जो ज़ियान ने अब बदल दी थी। इसने सारे पुराने प्रोजेक्ट्स को एक साथ करने का ठान लिया था, जबकि वो एक वक्त में तकरीबन 1 से 2 प्रोजेक्ट्स पर आसानी से काम कर सकता था। लेकिन जान ने 1 महीने के अंदर अंदर 17 प्रोजेक्ट्स को काम करने का हुक्म सुना दिया था। इसकी कंपनी में मौजूद तमाम शख्स ओवर टाइम करते हुए इन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे थे। अब्बास को परेशानी हो रही थी कि जान ने जो कमिटमेंट कर दी है, वो इसे महीने के अंदर मुकम्मल कर भी पाएगा या नहीं। इसलिए वो सारे प्रोजेक्ट्स को एक बार खुद गौर से देख रहा था कि वो 1 महीने में करने वाले हैं या नहीं। लेकिन खुद पर अदा की नज़रों की तपिश महसूस करता, अब्बास से कोई काम ठीक से नहीं हो रहा था। इसकी तवज्जो लैपटॉप स्क्रीन पर ज़रूर थी, लेकिन वो गौर से काम नहीं कर पा रहा था। क्या मसला है तुम्हारे साथ? घूरना बंद नहीं होगा तुमसे? लैपटॉप की स्क्रीन से नजरें हटाए अदा की तरफ देखते हुए बोला, जो बेड पर बैठी हुई मुसलसल अपने पैरों को हिलाए जा रही थी। आपके साथ क्या मसला है? मेरे सामने होते हुए आप स्क्रीन को क्यों घूर रहे हैं? अब्बास की तरह ही गुस्से वाले अंदाज में बोलती है, क्योंकि मेरा तुम्हें देखने का दिल नहीं कर रहा। एक आईब्रो उठाते हुए अदा की आंखों में देखते हुए बोला, इस बात पर इस बात पर तो मुझे आपका कत्ल कर देना चाहिए, लेकिन मैं आपकी जान बख्श रही हूँ खान, शुक्र मना लें। गुस्से में उठ खड़ी होकर अब्बास की जानिब 2 कदम बढ़ाए इसके चेहरे को देखकर अदा बोलती है, इस वक्त शुक्र तो नहीं, तुम्हें नहीं मनाना चाहिए।
کہ میں تمہیں کچھ کہہ نہیں رہا، بالکل بھی نہیں، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس پر آپ مجھ سے غصہ ہو سکیں۔ کیا سچ میں؟ عباس کہتے ہوئے زور سے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کرتا اپنے ساتھ صوفے پر رکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ جی سچ میں، اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے ادا بولتی ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے نا کہ تم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تو تم اپنے دماغ پر زور ڈالو تاکہ تمہیں یاد آ سکے کہ تم نے ایسا کیا کیا ہے۔ غصے میں ادا کو گھورتے ہوئے عباس کہتے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور ادا کی طرف بڑھنے کے بجائے وہ دروازے کی جانب بڑھنے لگتا ہے۔ خان، اگر مجھ پر ڈیڈ کی وجہ سے غصہ ہے تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کی اور ان کی کوئی دشمنی ہے یا آپ کا اور ان کا پرانا پچھلے زمانے کا کوئی پنگا چل رہا ہے۔ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ آپ لوگ اتنے ٹائم پرانے دشمن ہیں۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کی زندگی میں آتی کیا؟ کبھی نہیں۔ عباس کو جاتا دیکھ ادا اس کے پشت کی جانب دیکھتے ہوئے بولتی ہے، جس کو سنتے ہوئے عباس کا ہینڈل پر رکھا ہاتھ وہیں رک جاتا ہے۔ دروازہ جو اس نے ذرا سا کھولا تھا باہر جانے کے لیے، وہ غصے میں بند کرتا ہوا ادا کی طرف پلٹتا ہے۔ میں نے تم سے یہ کب کہا کہ میں تم پر تمہارے باپ کی وجہ سے غصہ ہوں؟ عباس ادا کی جانب مڑتے ہوئے دو ٹوک انداز میں پوچھتا ہے۔ پھر کیا کوئی اور بات ہے؟ جی ہاں، ادا پوچھتی ہے اور عباس اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے جواب دیتا ہے۔ کیا بات ہے؟ خان، اتنا کنفیوز نہ کریں مجھے، سیدھے سیدھے بتا دینا۔ آپ کو پہلے بتائیں، میرا دماغ اس وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا، سر میں اتنا درد ہے میرے، اوپر سے آپ اپنی باتوں سے مجھے اتنا گھما رہے ہیں۔ مجھے بتائیں تو صحیح کہ میں نے کیا کیا ہے ایسا جس کی وجہ سے آپ کو مجھ پر غصہ آ رہا ہے؟ تمہیں معلوم تھا کہ عارش زندہ ہے، تم نے مجھے یہ بتایا کیوں نہیں؟ ادا بول ہی رہی تھی کہ عباس اس کی بات کاٹتا غصے میں پوچھتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ تم یہ جانتی تھی کہ میں اس کی وجہ سے کتنا پریشان تھا، میرے اوپر کیا گزر رہی تھی، وہ صرف میں ہی جانتا تھا، اور یقیناً تمہیں اندازہ ہو رہا تھا میری حالت دیکھ کر، پھر بھی تم نے مجھے بتانے کی زحمت تک نہیں کی۔ وجہ؟ ادا کے بالکل سامنے جاتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ اچھا، تو اس لیے غصہ ہیں آپ مجھ پر؟ عباس کو جواب دینے سے پہلے ادا اپنا سر جھکائے دھیمی سی آواز میں بولتی ہے، جو آواز عباس کے کانوں تک بآسانی پہنچ جاتی ہے۔ اچھا تو سچ میں؟ مجھ سے بات کرو تم، مجھ سے بات مت کرو تم۔ اگر میں تم سے بات کروں گا نا تو ضرور ہماری لڑائی ہو جائے گی، اور مجھے لڑائی نہیں کرنی تم سے۔ بہتر ہے کہ کچھ دیر کے لیے ہم لوگ خاموشی اختیار کر لیں، جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا نا پھر ہم بات کریں گے، اس وقت رہنے دیتے ہیں۔ عباس شہادت کی انگلی اٹھائے ادا کے چہرے کی جانب کرتے ہوئے اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کرتے بولتا ہے، اور بولنے کے فوراً بعد وہ ہاتھ نیچے کر کے دوبارہ دروازے کی طرف پلٹنے لگتا ہے کہ ادا اتنے میں جلدی سے عباس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے اور اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے عباس کا راستہ روک لیتی ہے۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، آپ غصہ ہوں اور بات کو ختم کرنے کے بجائے ہم خاموشی اختیار کر لیں۔ خان، مجھے نہیں پتا تھا کہ اب وہ سچ میں زندہ ہے کہ نہیں، میں نے بس اندازہ لگایا تھا، اور اندازہ ٹھیک لگا میرا۔ مجھے جیسے ہی فیل ہوا کہ شاید یہ سب ناٹک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس دنیا میں اچھے لوگ جلدی مر جاتے ہیں، برے لوگ نہیں مرتے۔ جس طرح میں بری ہوں، میں غلط ہوں، میں غلط کام کرتی ہوں، عارش بھی میری طرح اسی دنیا کا حصہ ہے، وہ وہاں کا کنگ ہے اور میں وہاں پر کام کرنے والی، اور آپ نے کبھی کسی کنگ کو اتنی آسانی سے مرتے دیکھا ہے؟ وہ بھی ایک گولی سے؟ عباس کے چہرے پر نظر جمائے ادا بولتی ہے، اور عباس اسے خاموشی سے سنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم صحیح ہو، میں غلط ہوں، بات کرتا ہوں، ہٹو آگے سے۔
हवा में बुलंद अदा के हाथ नीचे करता दो टोक अंदाज में बोलता हुआ दोबारा दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है कि अदा जल्दी से अब्बास के पीछे आती इसे बाजू से पकड़ते हुए अब्बास का रुख अपनी तरफ और इसकी पुश्त दरवाजे से लगा जाती है। अब्बास दरवाजे से जैसे ही टेक लगाता है अदा अपने और इसके दरमियान के पास से ख़त्म करती बिल्कुल इसके सामने आ खड़ी होती है। सॉरी गाइस, अगर थोड़ा बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस हो रहा है, हमारे मोहल्ले में ना मेहंदी है तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। गुस्सा ख़त्म करें खान, फिर आप इस कमरे से बाहर जाएंगे वरना हरगिज़ नहीं। अब्बास की आंखों में देखते हुए अदा भी दो टोक अटल अंदाज में बोलती है। ज़बरदस्ती का इरादा कर रही हो क्या? मुझे छेड़ने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं कर सकती। तुम्हें पता है मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं गुस्से में किस तरह का हो जाता हूँ, इस बात से भी वाकिफ़ हो। कुछ देर के लिए मुझे गुस्सा अकेले में ठंडा करने दो, फिर बात करेंगे, ठीक है? एक हाथ अदा के चेहरे पर रखता अब्बास अपने लब भींचते हुए बोलता है, हरगिज़ नहीं, पहले गुस्सा ठंडा करें, जो करना है मेरे साथ करें, इसके बाद इस कमरे से बाहर कदम रखने के बारे में सोचना, ठीक है? अदा भी अब्बास वाले अंदाज में बोलती है। अदा, सोच लो, मुझे तंग करने का नतीजा बहुत बुरा हो सकता है तुम्हारे लिए। मुझे पंचायत जाना है, बहुत ज़रूरी काम है, इसके बाद आकर बात करेंगे। नहीं का मतलब नहीं होता है खान। जब तक आप अपना गुस्सा ठंडा नहीं कर लेते, अपने दिमाग को पुरसुकून नहीं कर लेते, तब तक आप पहले वाले खान नहीं बन जाते। मैं आपको जाने नहीं दे रही, अदा अटल अंदाज में बोलती है और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी और ना ही अब्बास को जाने दे रही थी। अदा, अब्बास गुस्से वाले अंदाज में बोलता है। जी? अदा मोहब्बत से चोर लहजे में जवाब देती है। तंग नहीं करो मुझे। तंग नहीं करूं तो क्या करूं? तो क्या किस करूं? फिर मान जाएंगे। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट सजाए अब्बास की आंखों में आंखें डाले देखते हुए कहती है, हरगिज़ नहीं। फौरन से पेशतर अब्बास नफ़ी में सर हिलाए बोला, फिर क्या चाहते हैं? क्या करूं? कैसे मानेंगे आप? इस वक्त कुछ भी मत करो, मुझे जाने दो, देर हो रही है। अदा का चेहरा प्याले नुमा अंदाज में अपने दोनों हाथों में पकड़े इसका माथा अपने माथे से लगाए अब्बास बोला। वो इस पर गुस्सा करना भी चाहता था लेकिन इस पर गुस्सा कर भी नहीं पा रहा था। क्या पंचायत में मौजूद लोग आपके लिए मुझसे ज़्यादा ज़रूरी हैं? अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए अब्बास की आंखों में आंखें डाले पूछती है, जिस पर अब्बास जवाब देने के बजाय गहरी सांस भरता है। जवाब दे, खामोश क्यों है? अदा पूछती है लेकिन अदा की बात का जवाब देने के बजाय अब्बास अपना एक हाथ इसकी कमर पर रखे दूसरे हाथ की कैद में अदा की गर्दन लिए इसे दरवाजे से पिन करता खुद इसकी जगह खड़ा होते अदा के लबों पर शिद्दत से झुक जाता है, इतना कि वो इसे सांस लेने का मौका भी नहीं दे रहा था और ना ही इसे हिलने तक दे रहा था। और वक्त के साथ हर गुजरते लम्हे के साथ इसके लबों में शिद्दत बढ़ाते हुए अदा की सांसें इससे छीनने की पूरी कोशिश कर रहा था। अदा की उखड़ती सांसों को महसूस करता कुछ देर के बाद वो इसे सांस लेने की इजाज़त देता है। तुम्हारी जैसी बीवी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए, किसी शौहर के पास जो ना गुस्सा करने देती है और ना ही नाराज़ रहने देती है। अदा को गहरी गहरी सांसें लेते देख इसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करता अब्बास शिद्दत भरे लहजे में बोलता है, हाँ तो सही है ना, जब शौहर आप जैसा हो तो बीवी मुझ जैसी ही, तो मुझ जैसी बीवी कैसे अपने शौहर से को नाराज़ रहने दे सकती है? अदा कहते ही अपने पैरों की उंगलियों पर खड़ी होती अब्बास की गाल पर अपने लब रख जाती है, जिसे महसूस करता अब्बास के लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है। आई लव यू मेरी जान।
ज़ाता सरामीना को मज़र किया। अदा अब्बास के गले से लगे मुस्कुराते हुए कहती है। अदा की बात पर अब्बास हैरान होता है मगर मुस्कुरा जाता है। आई लव यू टू मेरी जान। ज़ाता सरामीना को माँ। अब्बास भी मोहब्बत से जोर लहजे में अदा को अपने सीने में कैद करते हुए मुस्कुराते हुए कहता है। तुमने पुश्तो कहाँ से सीखी? अब्बास हैरान अंदाज में पूछता है। अब एक पठान से शादी की है, ज़्यादा कुछ नहीं। इसके साथ फर्क करने के लिए इतना तो सीख ही सकती हूँ ना। अब्बास की बात का जवाब अदा बुलंद आवाज़ में कहका लगाते हुए देती है और कहते ही अब्बास के गले से लग जाती है। इसकी गर्दन के गिर्द बाजुओं का हिसार बांधते अपने पैरों की उंगलियों पर खड़ी होती अब्बास में खुद को कैद कर जाती है। तुम्हारा तो खुदा ही कुछ करेगा, मेरे बस की बात नहीं है। अब्बास भी खुशी से भरपूर लहजे में बोलता अदा को अपनी दोनों बाहों में कैद कर जाता है। अदा को जैसे ही अपनी बाहों की गिरफ्त में लेता है, गहरी सांस लेते अदा की कमर के गिर्द मजबूती से अपने बाजुओं का हिसार बांधे इसकी गर्दन पर शिद्दत से अपने लब रख देता है। सॉरी, बिल्कुल धीमी सी आवाज़ में अदा बोलती है। ज़रूरत नहीं है, पर आप गुस्सा थे ना। तुमसे गुस्सा इसलिए नहीं था कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो, बस गुस्सा इसलिए था कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तुम अकेली क्यों गई? अगर कुछ हो जाता तो। तुम कबीर मलिक की बेटी हो, मुझे इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम बस मेरी हो और ये हकीकत बहुत है मेरे लिए। अब्बास एक गहरी सांस लेता मज़ीद अदा को खुद में कैद कर लेता है। शुक्र है अब आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं, वरना मैंने तो सच में बाबा के पास जाने का इरादा कर लिया था। बोलते हुए अदा अब्बास से दूर होती है। किस बाबा के पास? अब्बास तजस्सुस भरे अंदाज में पूछता है। महबूब आपके कदमों में लाने वाले बाबा के पास। इससे क्या मंजर होता, जो मैं बोलती आप वही करते। वाह, तो क्या मैं अभी वो नहीं करता जो तुम बोलती हो? तुम्हारी सारी बातें तो मानी जाती हैं, मेरी कौन सी चलती है? अदा अब्बास अदा बोलती है और अब्बास इसके जवाब में जल्दी से बोलता अदा का चेहरा एक बार फिर से अपने दोनों हाथों में पकड़ लेता है। हाँ, ये भी ठीक कह रहे हैं, इसीलिए तो जाने का इरादा बदल दिया, वरना वरना की लगती। जाकर दिखाओ तुम मुझे किसी बाबा के पास, फिर बताऊंगा मैं तुम्हें। अदा की बात काटते हुए मोहब्बत से चूर अंदाज में माथे पर लब कुशाई करते हुए बोला, जिस पर अदा एक बार फिर से बुलंद आवाज़ में कहका लगाते हुए हंस पड़ती है। नीचे चले, ऐसा ना हो कि अमाया ने पॉलिटिशियन का सर फाड़ दिया हो। अदा हंसते हुए कहती है। वो दोनों नीचे हैं? जी बिल्कुल, नीचे छोड़ के आई थी। अब अल्लाह करे दोनों नीचे मिल जाएं। चलो देख लेते हैं। कमरे का दरवाज़ा खोले पहले अदा को बाहर जाने का इशारा करता है, फिर अब्बास इसके पीछे पीछे खुद भी कमरे से बाहर निकलता नीचे हॉल की जानिब बढ़ता है। हॉल में दाखिल होते ही वो नज़रें दौड़ाते हुए चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन अमाया और आर्यन दोनों में से कोई भी नज़र नहीं आता। सिर्फ बी अम्मा थी जो बाकी का नाश्ता अकेले टेबल पर लगा रही थी। बी अम्मा, अमाया और आर्यन कहाँ गए थे? अब्बास अपने कोट की बाजुओं को ठीक करते हुए पूछता है। वो दोनों तो लड़ाई करता करता बाहर निकल गया। तुम्हारी गुड़िया का गुस्सा बहुत ख़राब होता जा रहा है, वो तो अपने शोहर को ही नहीं छोड़ता। गुस्से में दोनों बात कर रहा था, फिर अमाया चला गया घर से बाहर, इसके पीछे पीछे तुम्हारा दामाद भी अम्मा बोलती हैं। अब्बास और अदा दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। मेरी बहन है, अदा फखरिया अंदाज में बोलती है, जिस पर अब्बास हाँ में सर हिलाता आगे टेबल की जानिब बढ़ने लगता है। अलीज़े, उठ जाओ लड़की, इतनी देर हो गई है, जल्दी उठो, मुझे भूख लग रही है। जरखान अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा आज अपने नॉर्मल कपड़ों में होता है। लाइट पिस्ता कलर के चेक डिज़ाइन के कॉटन के सूट में मलबूस
وہ اپنی قمیض کے بازوؤں کو کوہنی تک فولڈ کرتے ہوئے کب سے علیزے کو اٹھانے کی کوششیں کر رہا تھا، لیکن علیزے گہری نیند میں سوئی ہوئی زرخان کی آواز تو سن رہی تھی لیکن اٹھ نہیں رہی تھی۔ پتہ نہیں کون سا نشہ کر کے سوتی ہے، اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی، زرخان خود سے کہتا ہوا علیزے کی جانب بیڈ کی طرف بڑھتا ہے اور اس کے سرہانے آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ علیزے اٹھ جاؤ یار، اگر اب نہیں اٹھی تو میں ایسے ہی تمہیں اٹھا کر اندر باتھ روم میں باتھ ٹب میں پھینک آؤں گا، سونے دیں تھوڑی دیر، اٹھ جاتی ہوں میں، آپ جا کر لیں ناشتہ خود ہی، کہتے ہوئے کروٹ لیتی اپنا منہ تکیے میں چھپانے لگتی ہے۔ ناشتہ بنا کر دو گی تو ناشتہ کروں گا نا، ایسے کیسے میں ناشتہ کر لوں خود سے، گھر میں کوئی ہے بھی نہیں، اب اٹھ جاؤ مجھے غصہ آ رہا ہے۔ علیزے کے اوپر سے کمفرٹر ہٹائے اس کا ہاتھ پکڑے اٹھاتے ہوئے بولتا ہے، میں کیسے بنا کر دوں ناشتہ، مجھے تو بنانا ہی نہیں آتا۔ زرخان کے اٹھانے پر علیزے اپنی نیند میں بھری چھوٹی چھوٹی سی آنکھیں کھولے زرخان کے چہرے کی جانب دیکھنے کی کوشش کرتے بولتی ہے، اس دن تم نے بنائے تو تھا جب امی نے تمہیں کہا تھا، اچھا تو بنا تھا یار، بنا دو دوبارہ، کل رات سے مجھے بھوک لگ رہی ہے اور مجال ہے کہ تم نے مجھے کھانے کا پوچھا ہو۔ آپ مجھے کچھ بولنے لائق چھوڑتے ہیں، میں کچھ پوچھوں یا بولوں اس سے پہلے تو آپ میرا منہ بند کروا دیتے ہیں، مجھے سانس تک تو لینے دیتے نہیں ہیں اور بات کر رہے ہیں کچھ پوچھنے کی۔ علیزے کہتے ہوئے جلدی سے بیڈ پر سے اٹھ کے بیٹھتی ہے، سر اٹھائے زرخان کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے بولتی ہے، ہاں تو وہ تو بس، اپنا دوسرا ہاتھ بالوں میں پھیرتے ہوئے چہرے پر چھانے والی ہنسی کو چھپانے کی کوشش کرتے بولنے ہی لگتا ہے کہ علیزے پہلے ہی بول پڑتی ہے، ہاں تو بس کچھ نہ بولیں آگے، کہتے ہوئے بیڈ سے نیچے اترے زرخان کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، اچھا ابھی تو میں بولنے دے رہا ہوں نا، ابھی تو میں کچھ نہیں کر رہا، اچھا شوہر بن کر خاموشی سے کھڑا ہوا ہوں نا، اب جلدی سے مجھے ناشتہ بنا دو یار، اتنا ظلم نہیں کرتے ہیں شوہروں پر، پھر جب شوہر کرتے ہیں تو تم بولتی ہو، آہ، کچھ بھی الٹا سیدھا بولا نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ زرخان بول ہی رہا ہوتا ہے کہ علیزے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ اس کے منہ پر رکھے اسے خاموش کروا دیتی ہے اور خود اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولنے لگتی ہے، آپ نے جانا نہیں ہے پولیس اسٹیشن، وہاں جا کر ناشتہ کر لینا، مجھے تو خود کچھ نہیں آتا بنانا، میں کیسے کچھ بنا کر دوں آپ کو۔ نہیں، میں تو کہیں نہیں جا رہا، پولیس اسٹیشن جانے کا دل نہیں کر رہا، ویسے بھی اتنا اچھا موقع مل رہا ہے مجھے اپنی بیوی کے ساتھ اکیلے پوری حویلی میں رہنے کا، میں اس موقع کی کیوں برباد کروں، پولیس اسٹیشن جا کر ان گندی شکلوں کو دیکھ کر۔ زرخان کہتے ہوئے علیزے کی کمر پر ہاتھ رکھتا اسے اپنے سینے سے لگا جاتا ہے، ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھے دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولتا ہے، پھر شروع ہو گئے نا، سکون نام کی چیز ہے ہی نہیں آپ میں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر سکون جیسا کچھ ڈالا ہی نہیں ہے، سکون نام کی چیز ہے مجھ میں اور اللہ تعالیٰ نے مجھ میں یہ صلاحیت کوٹ کوٹ کر ڈالی ہوئی ہے، لیکن سے آگے اپنی بات پر بریک لگا لیں اور انتظار کرنا اپنے لیے اور میرے لیے ایک مزے کا ناشتہ تیار کریں، ہم دونوں مل کر ناشتہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں اتنی جلدی سے فریش ہو کر نیچے آتی ہوں، آپ ناشتہ بنائیں۔ زرخان کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کرتی کراس کرتی واش روم کی جانب بڑھنے لگتی ہے کہ زرخان پلٹ کر علیزے کے پیٹ کے گرد اپنے ایک ہاتھ سے حصار بنائے علیزے کی پشت کو اپنے سینے سے لگائے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولتا ہے، میرے خیال سے تو ناشتہ بنانے کا میں نے کہا تھا، یہ تم الٹا کام مجھ پر کیوں ڈال رہی ہو، اور میں کون سا کچن ایکسپرٹ ہوں، میں تو کبھی پانی لینے کچن میں نہیں گیا،